Continue with chapter number 1. In this video, we are going to discuss limitations of accounting. Besides many advantages of accounting, there are some disadvantages or limitation of accounting. कुछ advantages के साथ कुछ disadvantage भी है accounting की. Let us discuss. First point, permits alternative treatments. Accounting is based on concept and it follows generally accepted accounting principles. But there exists more than one principle for the treatment of any one item. आप आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग में, कुछ रूल्स होते हैं. उन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करके अपने अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं. जो वो प्रिंसिपल्स हैं दैट इज गिवन अंडर गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अगर हम ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, इन रूल्स को फॉलो करें, तो हर एक आइटम की हमें 2 या 3 जगह ट्रीटमेंट करने को मिलेगी. मतलब वो पॉइंट है वो 3 और 4 जगह मैंशनड है. दिस परमिट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. सो इस पॉइंट के कारण जो एक आइटम है उसके लिए अगर हमारे पास 3 ऑप्शन है तो कंपनी तो कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है. अगर कोई कंपनी पहली ऑप्शन यूज़ करे तो उसके अकाउंट्स वेरी कर जाएंगे. अगर कोई दूसरी ऑप्शन यूज़ करे तो उसके अकाउंट्स वेरी कर जाएंगे. अगर कोई तीसरी ऑप्शन यूज़ करे तो उसके अकाउंट जो है वेरी कर जाएंगे. सो वेरिएशन आ जाती है अगर हमारे पास काफ़ी मेथड्स हों एक पर्टिकुलर आइटम को नोट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अ बिजनेस मे बी वैल्यूड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कंपनी में स्टॉक की ही वैल्यूएशन करनी हो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी हो. क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो वाला स्टॉक जो साल के एंड तक कंपनी के पास है. अगर हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं, फीफो मेथड एंड लीफो मेथड. फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो आइटम कंपनी ने पहली बार बनाई है, फर्स्ट टाइम बनाई है, of a business may be valued by any one of the following methods, FIFO and LIFO. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंपनी के पास क्लोजिंग स्टॉक है. क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है वो वाला स्टॉक जो साल के एंड तक नहीं सेल हुआ. अब इस क्लोजिंग स्टॉक को नोट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, फीफो मेथड, लीफो मेथड. फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इसका मतलब जो कंपनी ने पहले प्रोडक्ट बनाया कंपनी उसको पहले बेचेगी. लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो कंपनी ने लास्ट प्रोडक्ट बनाया उसको पहले बेचेगी. ठीक है, जैसे कोई कंपनी ने अप्रैल में गुड्स बनाई, अब हमारे पास दिसंबर आ गया है तो पहले वो अप्रैल वाला स्टॉक खत्म करेगी, फिर मई वाला स्टॉक खत्म करेगी, मतलब पुराना स्टॉक पहले खत्म करेगी. तो वो होता है फीफो मेथड. और अगर कंपनी लीफो के अकॉर्डिंगली चल रही है, अप्रैल में गुड्स बनाई, मई में गुड्स बनाई, जून जुलाई अगस्त में गुड्स बनाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में गुड्स बनाई. अगर दिसंबर चल रहा है तो पहले वो दिसंबर वाला न्यू आइटम जो बनाई है वो वाला स्टॉक बेचेगी, फिर वो नवंबर वाला बेचेगी, फिर वो अक्टूबर वाला बेचेगी. तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लास्ट में स्टॉक बना है उसको पहले बेचा जाएगा. सो आइटम तो एक ही है क्लोजिंग स्टॉक. अगर कोई कंपनी फीफो के अकॉर्डिंगली कर रहा है तो ट्रांजेक्शन्स वेरी करेंगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी. अगर कोई कंपनी फीफो के अकॉर्डिंगली अपने ट्रांजेक्शन्स को नोट कर रहा है तो उसमें भी चेंज आ जाएगी. ठीक है, फिर कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा अगर एक कंपनी लीफो लेकर चल रही है, एक कंपनी फीफो मेथड लेगी. सो कंपैरिजन इट्स नॉट पॉसिबल. वेरिएशन अपने आप आ जाएगी जिसके कारण जो है अकाउंट सही नहीं रहेंगे. सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन कि हम एक्यूरेट ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाते क्योंकि हमारे पास काफ़ी मेथड्स होते हैं. ये मेथड हमें लॉ ने दिए हैं बट स्टिल वेरिएशन अराइजेस. सेकेंड पॉइंट इज influenced by personal judgments. Convention of objectivity is respected in accounting, but to record certain events, estimates has to be made which require personal judgment. पहली बात, जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपर पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है. अकाउंटिंग में हम कुछ ना कुछ एस्टिमेट्स लगाते हैं अपनी पर्सनल जजमेंट्स के अकॉर्डिंगली. It is very difficult to expect accuracy in the future estimates and the objectivity suffers. So एक हमारे पास प्रिंसिपल होता है कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी.
इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि कंपनी ने बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पोजीशंस दिखानी है और पर्सनल बाइजनेस तो होनी ही नहीं चाहिए, पर्सनल जजमेंट तो होनी ही नहीं चाहिए। बट अकाउंटिंग में एक्चुअल में होता क्या है कि हम कई बार एस्टिमेट्स लगाते हैं और एस्टिमेट डिपेंड करते हैं हमारी पर्सनल जजमेंट के ऊपर, जो हमें ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज़ को नोट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्टिविटी वाला प्रिंसिपल है वो बिल्कुल कंपनी में फिट नहीं बैठेगा। लेट अस डिस्कस विद एग्जांपल। In order to determine the amount of depreciation to be charged every year for the use of fixed assets, it is required to judge the useful life of the asset. Thus, estimation of the depreciation expenses is charged to the revenue, and the income disclosed by accounting is not authenticated but approximation. अब एग्जाम्पल है कि अगर कंपनी ने डेप्रिसिएशन का खर्चा दिखाना है, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि जब हम कोई फिक्स्ड एसेट को लगातार यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है। जैसे आपने कोई न्यू फर्नीचर खरीदा, रेफ्रिजरेटर परचेज किया है, मोबाइल फ़ोन परचेज किया है, जब हम उस आइटम को न्यू लेते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब एक फर्नीचर की, मशीन की एक लाइफ होती है, उस लाइफ के अकॉर्डिंगली जो है हम डिटरमिन कर लेते हैं कि हमारी उस एसेट की वैल्यू कितनी होगी, हर साल उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है। हम सोच रहे हैं कि हाँ भी हर साल जैसे कोई मशीन है, अगर उसकी कीमत है 12 लाख, ठीक है, और उसकी लाइफ है 10 ईयर्स, तो इसका मतलब क्या है कि उस मशीन की कीमत हर साल 1,20,000 से कम होती जाएगी। सो हम हर साल 1,20,000 का खर्चा डाली जाते हैं कि सो दैट कि आफ्टर 10 ईयर्स हमें एक जो है न्यू मशीन खरीदनी पड़ेगी। अब हमने सोचा कि मशीन की कीमत हो रही है 1,20,000 से कम, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर वही कंपनी एक न्यू मशीन का मॉडल ले आए तो अपने आप इसकी वैल्यू ज़्यादा कम हो जाएगी। हम तो सोच रहे हैं कि सिर्फ 1,20,000 की इसकी वैल्यू कम होगी, बट एक्चुअल में क्या है, न्यू मॉडल आने से या मार्केट में ट्रेंड चेंज होने की वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा भी कम हो सकती है। हम तो अपने एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं ना, 10 साल का फिक्स थोड़ा कि 10 साल ही काम करेगी, शायद वो 11 साल भी कर जाए, 12 साल भी कर जाए। सो अकाउंटिंग में पर्सनल जजमेंट ज़रूर होती है। मेथड आपको दिया गया है, बट कौन सा मेथड लेना है, कैसे खर्चे दिखाने हैं, ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसमें अप्रॉक्सीमेशन मतलब एस्टिमेशन आ जाता है। अगर हमारी एस्टिमेशन आ जाएगी रिकॉर्डिंग में लिखते टाइम, तो अकाउंट्स अपने आप में फेयर नहीं रहेंगे। सो दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। मूविंग टू थर्ड पॉइंट, इग्नोर्स इंपॉर्टेंट नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। नॉन मॉनिटरी का मतलब होता है जिसको हम पैसों में कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स कंपनी में होती हैं जो होती नॉन मॉनिटरी है, बट हम उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है ना, बट स्टिल उसका इम्पैक्ट कंपनी में ज़रूर होगा। अकाउंटिंग डज नॉट कंसीडर द ट्रांजेक्शन्स ऑफ नॉन मॉनिटरी इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, extent of competition faced by the business, technical innovation possessed by the business, reality and efficiency of the employees, changes in the valuation of money, etc. are the important matters in which the management of the business is highly interested, but accounting is not allowed to tailor to take note of such matters. Thus, any user of financial information is naturally deprived of vital information which of non-monetary character. अब इसमें क्या बोला गया है कि कुछ ऐसी नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको हम पैसों में कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, बट उसका इफेक्ट कंपनी में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स से हमें कितना कंपटीशन मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती है, तो कंपनी में इफेक्ट ज़रूर होगा। टेक्निकल इनोवेशंस, कंपनी के पास कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हम कौन सा इनोवेटिव मेथड यूज़ करके अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना, सो इसका भी इफेक्ट कंपनी में पड़ता है। हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, वर्कर्स हो गए, वो कितने की ईमानदार हैं या चोर हैं। अगर चोरी करने वाले होंगे तो कंपनी को बहुत नुकसान होगा, अगर सच्चे होंगे, ऑनेस्ट होंगे तो उसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा। एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़, आपके पास कितने एक्सपर्ट हैं,
कितना अच्छा काम वो कर लेते हैं, या आपके पास न्यू कमर्स कितने हैं जिनको अभी तक काम नहीं आता। अगर कंपनी के पास पुराना स्टाफ ज़्यादा होगा, एक्सपीरियंस स्टाफ ज़्यादा होगा, एक्सपर्ट ज़्यादा होंगे, तो उसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा। ठीक है। चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी, जो मनी है उसकी वर्थ इंक्रीज होती है। जैसे हम एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं कि कई बार अगर आपने $1 लेना हो तो आपको 60 रुपीज़ देने पड़ते हैं, कई बार 59 रुपीज़ हो जाता है, कई बार 61 भी हो सकता है। सो ये वेरिएशन आती है, इसको भी हमें नोट करना पड़ता है। बट ये सारे देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट बिजनेस में हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अगर कंपनी ने कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, कोई सही डिसीजन लेना हो, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने नोट नहीं की तो इसका इफेक्ट हम नहीं देखते, बट इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों कंपनी में पड़ सकता है। सो एवरी इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। सो यही अकाउंटिंग का नेगेटिव पॉइंट या फ्लो बन गया कि हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को, नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को कहीं भी अकाउंटिंग में नहीं शो करते, चाहे वो हमारे लिए कितना भी ज़रूरी हो। क्लियर? सो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। Moving to next, fourth point is does not provide timely information. Accounting is designed to supply information in the form of statement, balance sheet and profit and loss account for a period normally 1 year. Do not provide timely information. हमने जैसे पहले पढ़ा कि हम एक अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। 12 महीने का पीरियड होता है। क्लियर है? बट कई बार देखो, एक्चुअल में अगर हम यही अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करें तो हमें हर साल की 31 मार्च को एक्चुअल में पता लगेगा कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हो गया है, या कंपनी के कितने खर्चे हुए, कितने इनकम्स हुई हैं, सब कुछ साल के एंड में पता लगेगा। बट कई बार कंपनी को बीच में भी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो छोटे मोटे डिसीजन जो है ले सके। बट अकाउंटिंग ऐसा हमें कुछ भी नहीं प्रोवाइड करता, ये हमें सब कुछ साल के एंड में ही बताएगा। हम अपने 2 मेन डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉर्मली हर एक कंपनी इसको 1 साल के बाद मतलब 31 मार्च को ही बनाती है, so that the information is at the best of historical interest and only post-mortem analysis of the past can be conducted. ये आपको बताएंगे कि पूरे साल कंपनी ने क्या किया, पूरी बेस्ट इंफॉर्मेशन देंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब हम उसको प्रॉपरली मैन्यूट एनालाइज करेंगे कि कंपनी ने पास्ट के कंपैरेटिव फ्यूचर में क्या किया, कैसी परफॉर्मेंस कंडक्ट हुई है। The business required timely information at a frequent interval to enable the management to plan and take corrective actions. कई बार कंपनी को बीच में ही कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो वो सही डिसीजन कैसे लेगी अगर उसके पास सही इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है ना? बट अकाउंटिंग तो हमें साल के बाद इंफॉर्मेशन दे रही है, तो अगर मैनेजमेंट को बीच में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद चाहिए, तो वो कैसे अपना इंफॉर्मेशन गैदर करेगी। क्लियर है? So it will be little difficult in accounting because normally the accounts are prepared at the end of the financial year. Let us discuss with example. If a business has budgeted that during current year the sales should be 12 lakh, then it required information whether the sale in the first month of the year amounting to 1 lakh or less or more. Traditionally, accounting is not supposed to supply information at a shorter interval than 1 year. अब देखें, इन्होंने कहा है कि मान लीजिए एक कंपनी ने अपने बजटेड सेल्स की है, कि उसने एस्टिमेट लगाया कि इस साल जो हमारी सेल्स है वो 12 लाख की होंगी पूरे साल के एंड में। अब ये कंपनी ने चेक करना है कि 12 लाख का जो हमने टारगेट सेट किया है, क्या हम उसकी तरफ जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे। सो साल में 12 महीने होते हैं। कंपनी ने किया कि हमें साल के चाहिए सेल्स 12 लाख, अगर हम इसको 12 मंथ से डिवाइड कर दें तो हर साल की कितनी सेल्स आएंगी, 1 लाख। सो कंपनी अगर देखेगी कि हम हर महीने 1 लाख 1 लाख 1 लाख की सेल कर रहे हैं, तो अपने आप साल के बाद 12 महीने के बाद 12 लाख की सेल हो जाएगी। बट कंपनी को ये एस्टिमेट लगाना कि 1 लाख की सेल होगी है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, ये पॉसिबल है? ट्रेडिशनली अगर हम बहुत पुराने टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली चलें
तो अकाउंटिंग इसमें फेल हो जाती है, हमें नहीं प्रोवाइड करेगी। अब थोड़ी सी चेंजेस के साथ हमें पता लग जाता है, बट एक्यूरेट नहीं हमें पता लग सकता, बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम एंड मोर एफर्ट्स। क्लियर है? सो नॉर्मली अच्छी परफॉर्मेंस और सही परफॉर्मेंस जो भी इंफॉर्मेशन है आपको साल के एंड में पता लगता है। अगर मिड में चाहिए तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, खर्चा भी ज़्यादा होगा, बट हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। सो दिस इज़ अनदर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कि हमें टाइमली इन्फॉर्मेशन एक फ्रीक्वेंट इंटरवल के बाद नहीं मिल पाती। अगर मैनेजमेंट को टाइमली कोई डिसीजन लेना पड़ जाए, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। Then the fifth point is, does not provide detailed analysis. The information supplied by the accounting in reality aggregate of the financial transaction during the course of the year. Of course, it enables the study the overall result of the business. The information is required regarding the cost, revenue and profit of each product, but accounting does not provide such detailed information product wise. अब पॉइंट है कि डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड एनालिसिस। जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाएं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, तो उसमें हमें एग्रीगेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। एग्रीगेट का मतलब है हमें टोटल पता होगा कि टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल परचेज कितनी हुई, टोटल आपने रेंट कितना पे किया, टोटल आपने इंश्योरेंस का खर्चा कितना पे किया। ठीक है ना? सो अगर तो कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, मतलब अगर कोई कंपनी 2 या 3 प्रोडक्ट बना रही है, तो अगर उसको देगा कि टोटल सेल्स इतनी हुई, तो उसको कैसे पता लगेगा कि प्रोडक्ट ए की कितनी सेल्स थी, प्रोडक्ट बी की कितनी सेल्स थी? क्योंकि उसके पास तो सेल्स टोटल है ना। प्रोडक्ट ए में कितना खर्चा आया, प्रोडक्ट बी में कितना खर्चा आया, ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके पास टोटल है। सो एग्रीगेट हमें ज़रूर मिल जाता है, इसमें कोई बात नहीं है, बट अगर हम हर एक प्रोडक्ट का सेपरेट स्टडी करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम तो अकाउंट्स कंबाइंड बना रहे हैं ना, सभी प्रोडक्ट्स का इकट्ठे होगा। अगर एक प्रोडक्ट के बारे में अगर आपने कोई डिसीजन लेना है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, इट विल बी डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, if business has earned a total profit of say 5 lakh during the accounting year and it sells 3 products, namely petrol, diesel, mobile oil, and wants to know the profit earned by each product, accounting is not likely to help them. अब इन्होंने कहा कि मान लीजिए एक बिजनेस है, वो 3 प्रोडक्ट्स बना रही है, प्रोडक्ट 1 पेट्रोल, प्रोडक्ट 2 डीजल, प्रोडक्ट 3 मोबाइल ऑयल, और कंपनी ने तीनों प्रोडक्ट को बेचा और साल के एंड में उसको प्रॉफिट हो गया 5 लाख का। ये तो टोटल पता लगा ना 5 लाख। अगर आप 5 लाख से ये पता लगाना चाहते कि प्रॉफिट हमें पेट्रोल से कितना हुआ या डीजल से कितना हुआ या ऑयल से कितना हुआ, ये नहीं पता लगेगा। इट विल बी डिफ़िकल्ट। अकाउंटिंग इसमें हमारी हेल्प नहीं करेगी, बल्कि कंपनी को तो हर कुछ सेपरेट पता होना चाहिए कि पेट्रोल हमारे लिए फ़ायदेदार है कि नहीं, डीजल हमारे लिए फ़ायदेदार है कि नहीं, ऑयल में हमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट अकाउंटिंग ऐसा हमें नहीं बताती, क्योंकि ये हमें सिर्फ एग्रीगेट बताती है। ठीक है? सो दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग। एंड लास्ट पॉइंट इज, डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। In accounting, the position of the business as on a particular date is shown by the statement known as balance sheet. In balance sheet, the assets are shown on the basis of continuity entity concept. Thus, it is presumed that business has relatively longer life and will continue to exist indefinitely. Hence, the asset values are going concern values. The realizable value of each asset, if sold today, cannot be known by studying the balance sheet. जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि जो अकाउंटिंग है वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंडेड है, जिसको हम गैप बोलते हैं। उसमें से एक प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूटी एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल में एक्चुअल में क्या होता है कि हम मान के चलते हैं कि जो कंपनी है इट इज़ अ गोइंग कंसर्न, कि कंपनी फ्यूचर में काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि कंपनी इज़ गोइंग टू क्लोज। सो इस प्रिंसिपल को फॉलो करके हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट हमें जो है हमारी पोजीशन शो करती है कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब जितनी भी एसेट्स हम बैलेंस शीट में नोट कर रहे हैं, पहली बात, बैलेंस शीट में हम कैसे ड्रॉ करते हैं? 2 साइड्स होती हैं,
दिस इज योर लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज योर एसेट साइड। हम यहाँ जितनी भी एसेट शो करेंगे वो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है कि हम कोई भी एसेट बेचेंगे नहीं, हम उसको इस्तेमाल करेंगे सो दैट कि जो बिजनेस है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहे। हैंस द एसेट वैल्यू आर गोइंग कंसर्न वैल्यू। सो जो यहाँ हम एसेट्स की वैल्यू दिखा रहे हैं वो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली दिखा रहे हैं। द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ईच एसेट इफ सोल्ड टुडे कैन नॉट बी नोन। अगर बाई चांस आपको इनमें से कोई एसेट बेचनी पड़ जाए तो किस रेट पे बेचनी चाहिए ये नहीं आप पता लगवा सकते, क्योंकि हम तो प्रिंसिपल ही कोई और फॉलो कर रहे हैं। हमने तो मान के चला ना कि हमने एसेट तो बेचनी नहीं है, हम तो उसको यूज ही करेंगे, यूज करके गुड्स बनाएंगे और बेचेंगे। हमने बेचने के बारे में तो सोचा ही नहीं। और अगर आपको अचानक कोई एसेट आज ही बेचनी पड़ जाए तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये आपको नहीं पता लगेगा बाय स्टडिंग द बैलेंस शीट, क्योंकि इसका तो बेस ही अलग है। तो ऐसे तो कभी होता नहीं ना कि कंपनी ने अगर कोई एसेट खरीद ली है तो उसको बेचना ना पड़े। कई बार टेक्नोलॉजी बदल जाती है या वो टूट जाती है या कुछ हो जाता है तो एसेट हमें चेंज करनी पड़ सकती है। सो किस रेट पे वो एसेट बेचेंगे, कितनी हमें प्राइस वैल्यू मिल जाएगी, वो हमें अकाउंटिंग से एग्जैक्टली नहीं पता लग सकता, बिकॉज हम किसी और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ चैप्टर नंबर 1। एडवांटेजेस भी बहुत हैं, लिमिटेशंस भी है, क्योंकि जब हम किसी रूल्स के नीचे आके काम करते हैं तो हर एक रूल्स रेगुलेशन में, हर एक एक्ट में या हर एक लॉ में कोई ना कोई फ्लॉ तो ज़रूर होता है। बट ठीक है कि हर एक कंपनी यही लेकर चलती है। अगर हम सभी कंपनीज का बेस सेम होगा, कंपैरिजन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा और जो भी अकाउंटिंग है वो तो फिर सबके लिए सेम है। क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग।